नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका TV7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। शुरुआत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम की पहली खबर के साथ। तो केरल की नई संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यानी कि यूडीएफ सरकार की शराब नीति को लेकर राज्य में बड़ा राजनीतिक और सामाजिक विवाद जो है वो खड़ा हो गया है। दरअसल मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन द्वारा पेश किए गए पहले पूर्ण बजट में पेय पदार्थों पर जो है टैक्स भारी कटौती का प्रस्ताव जो है वो रखा गया है। यानी कि कम अल्कोहल वाले जितने भी पेय पदार्थ हैं उन पे टैक्स में जो है भारी कटौती का प्रस्ताव यहाँ बजट पे जो है उन सबके सामने रखा गया है। सरकार का दरअसल दावा है कि इस कदम से राजस्व बढ़ाने और वित्तीय दबाव कम करने में मदद मिलेगी, लेकिन विपक्ष, चर्च संगठन और कई विशेषज्ञों ने इस फैसले पर कई सारे गंभीर सवाल जो हैं उठा दिए हैं। बजट के अनुसार सरकार ने कम अल्कोहल वाले पेय पदार्थ को बढ़ावा देने के लिए नए ढांचे कर बदलाव का प्रस्ताव किया है। वर्तमान में राज्य में तेज शराब पर लगभग 350% बिक्री का कर जो है वो लगाया जाता है। वहीं नए प्रस्ताव के तहत 0.5 से लेकर 10% अल्कोहल पेय पदार्थों पर टैक्स घटाकर 120% और 10 से 20% अल्कोहल वाले उत्पादों पर 175% करने की योजना बनाई गई है। सरकार का मानना है कि इससे बिक्री बढ़ेगी और राज्य को अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। हालांकि इस प्रस्ताव ने राजनीतिक और सामाजिक बहस को लेकर जो है एक नया जन्म दे दिया है। आलोचकों का कहना है कि टैक्स में इतनी बड़ी कटौती से राजस्व में जो है अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं होगी, बल्कि शराब की पहुंच और खपत में जो है वो बढ़ सकती है। उनका तर्क है कि कम अल्कोहल वाले उत्पादों को यहाँ पे जो है सुरक्षित बताकर बाजार में उतारने से युवाओं, छात्रों और महिलाओं के बीच जो है इनकी स्वीकार्यता बढ़ सकती है, जो लंबे समय में सामाजिक चुनौतियां पैदा कर सकती हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इस मुद्दे की जड़ें वर्ष 2022 तक जो है वो जाती हैं, जब एक अंतर्राष्ट्रीय शराब निर्माण कंपनी ने तत्कालीन एलडीएफ सरकार के सामने इसी तरह के प्रस्ताव जो है वो रखा था। उस समय आबकारी नीति में बदलाव की तैयारी भी हुई थी, लेकिन चर्च और सामाजिक संगठनों के तीव्र विरोध के बाद सरकार को कदम जो है वो पीछे खींचने पड़े। अधिकारियों ने तब चेतावनी दी थी कि कम अल्कोहल वाले पेय पदार्थ आकर्षण पैकेजिंग के कारण जो है युवाओं को तेजी से आकर्षित कर सकते हैं और नशे की प्रवृत्ति को जो है बढ़ावा दे सकते हैं। बजट घोषणाओं के बाद राज्य में प्रभावशाली चर्च संगठनों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। आपको बता दें कि यहाँ पे जो है मलकारा ऑर्थोडॉक्स सीनियर चर्च और इसी के साथ साइरो मालाबार चर्च ने जो है बयान जारी कर कहा था कि शराब को कम और अधिक तीव्रता वाली श्रेणियों में बांटकर भ्रामक तर्क है। चर्च का कहना है कि किसी भी रूप में नशा समाज के लिए हानिकारक है और सरकार को राजस्व बढ़ाने के लिए ऐसे कदमों से बचना चाहिए। चर्च नेताओं ने चेतावनी दी है कि कम तीव्रता वाले नशीले पदार्थों को उपलब्ध कराओ युवाओं को धीरे धीरे जो है गंभीर नशे की ओर धकेला जा सकता है। साथ ही उन्होंने सरकार को याद दिलाया है कि जनता ने उसे कार्यप्रणाली शासन के लिए जो है जनादेश किया है, ना कि नशे के बढ़ावा देने के लिए। हालांकि आपको बता दें कि चर्च ने महिलाओं के लिए जो है मुफ्त यात्रा और वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी अन्य योजनाओं की सराहना भी की है। विवाद केवल विपक्ष और धार्मिक संगठनों तक सीमित नहीं है। कांग्रेस नेतृत्व के भीतर भी इस प्रस्ताव को लेकर मतभेद सामने आने लगे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि इस तरह की नीतियां फैसलों की आंतरिक समीक्षा की जाएगी। उन्होंने माना है कि सरकार की नई योजनाओं को जनता का समर्थन मिला है, लेकिन शराब नीति और कुछ अन्य प्रस्तावों को लेकर लोगों में वास्तविक चिंता मौजूद है। कुल मिलाकर राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से लाई गई ये नीति, या यूं कहिए नई शराब नीति अब राजनीतिक विवाद का केंद्र बन गई है। आने वाले दिनों में सरकार इस विरोध का सामना कैसे करती है और क्या प्रस्ताव नीति में कोई बदलाव होता है, इस पर जो है सभी की नजरें फिलहाल टिकी हुई बताई जा रही हैं। तो टैक्स कटौती की बात तो सरकार कर रही है, लेकिन साथ ही विपक्ष जो है वो भी सरकार को निशाने में लेते हुए केरला के अंदर नजर आ रहा है। खजाना भरने की कोशिश पर जो है अब सवाल उठते हुए केरला के अंदर नजर आ रहा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें अगली खबर पंजाब से है, जहां पंजाब सरकार ने निजी स्कूलों की मानी फीस बढ़ोतरी पर जो है रोक लगाने के लिए एक बड़ा फैसला ले लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ऐसे कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है, जिसका सीधा समाधान या सीधा संबंध जो है वो शिक्षा प्रशासन, औद्योगिक विकास से जुड़ा हुआ है। बैठक के बाद वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसले की जानकारी देते हुए कहा है कि सरकार शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और अभिभावकों को राहत देने के लिए जो है सख्त कदम उठाने जा रही है। सरकार ने गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों द्वारा किए जाने वाली मनमानी फीस बढ़ोतरी पर अंकुश लगाने के लिए नया अध्यादेश लाने का फैसला किया है। प्रस्तावित कानून के तहत कोई भी निजी स्कूल वार्षिक फीस या अन्य शुल्कों में 5% से अधिक वृद्धि नहीं कर सकेगा। यदि किसी स्कूल को इसकी अधिक फीस
बढ़ाने की आवश्यकता महसूस होती है तो उसे कम से कम 6 महीने पहले की विशेष जानकारी सरकारी जो है समिति के समक्ष आवेदन करना होगा। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि इस समिति को सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां जो है वो दी जाएंगी ताकि वो सभी दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच जो है वो कर सके। स्कूलों का पुराना वित्तीय रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखा जाएगा जिससे किसी प्रकार की हेराफेरी या फिर गलत जानकारी देने की संभावना जो है वो कम हो सके। सीमित जांच के बाद ही फीस बढ़ोतरी की अनुमति देने या फिर उसे स्वीकार करने का निर्णय जो है वो लिया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी स्कूल ने पिछले 36 महीने में लगातार 15% से अधिक फीस बढ़ाई है तो उसकी विशेष जांच की जाएगी। जांच में यदि फीस वृद्धि अनुचित पाई जाती है तो अतिरिक्त वसूली वाली जो राशि है वो अभिभावकों को जो है वो लौटानी होगी। सरकार का कहना है कि इस कदम से शिक्षा क्षेत्र में जो है जवाबदेही बढ़ेगी और अभिभावकों को आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी। नए नियमों के उल्लंघन पर कड़े दंड भी दिए जाएंगे, इसके भी प्रावधान रखा गया है। प्राथमिक विद्यालयों के लिए नियम तोड़ने पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं मध्यम विद्यालयों के मामले में ये जुर्माना 2 लाख रुपये तक हो सकता है। वहीं गंभीर उल्लंघन की स्थिति में 5 लाख रुपये तक का जुर्माना जो है वो लगाया जाएगा और लगातार नियमों की अवलोकन करने वाले स्कूलों का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। शिक्षा क्षेत्र में आपको बता दें, इसके अलावा औद्योगिक विकास क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भी जो है कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। राज्य सरकार ने 2019 की औद्योगिक नीति से जुड़ी जितनी भी यहाँ पे जो है दिशा निर्देश हैं उनके संबंध को मंजूरी दे दी है। इसके तहत आपको बता दें, पूंजीगत सब्सिडी और निवेश प्रोत्साहन योजनाओं के वितरण की प्रक्रिया को जो है अधिक सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे उद्योगों को समय से पहले लाभ मिलेगा और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। डिजिटल प्रशासन को मजबूत करने के उद्देश्य से कैबिनेट ने यहाँ पे आपको बता दें कि स्टेट डेटा इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म लागू करने की भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना ने माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं के डेटाबेस को आपस में जोड़ा जाएगा जिससे सूचनाओं के आदान प्रदान में जो है तेजी आएगी। आपको बता दें, एक और काम की बार जो है वो ये है कि पुनर्वास से जो है यहाँ पर बचा जा सकता है। परियोजना की निगरानी के लिए आपको बता दें, मुख्य सचिव का अध्यक्षता में जो है 3 स्तरीय संचालक समिति बनाई गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पंजाब सरकार की इस फैसले को शिक्षा क्षेत्र में जो है पारदर्शिता, अभिभावकों को राहत और इसी के आपको बता दें कि औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम जो है वो माना जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन को लेकर जो है नई चर्चाएं शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी ने सपा और कांग्रेस के रिश्तों को लेकर जो है एक नया राजनीतिक फॉर्मूला जो है वो सामने रखा है। उन्होंने कहा कि गठबंधन केवल चुनाव से पहले नहीं बल्कि चुनाव के बाद भी हो सकता है। ऐसे में यदि किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलती है तो दोनों पार्टियां एक दूसरे का समर्थन कर सरकार गठन में सहयोग कर सकती हैं। अफजाल अंसारी ने कहा कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और यदि उसके नेता उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए अच्छी बात है। उन्होंने स्पष्ट किया कि समाजवादी पार्टी की राज्य की सभी 403 सीटों पर पूरी ताकत के साथ जो है चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा पहले से तय है। सांसद ने कहा है कि सीटों के बंटवारे को लेकर किसी तरह का विवाद पैदा होने की संभावना नहीं है। उनका मानना है कि चुनावी राजनीति में और रणनीति में प्रतिस्पर्धा समान और समय के साथ जो है वो बदलती रहती है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं और कई बार जो है चुनाव परिणाम आने के बाद नए समीकरण बनते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पोस्ट पोल गठबंधन का विकल्प जो है वो खुला रखने की बात कही है। अफजाल अंसारी के अनुसार यदि कांग्रेस चुनाव में बड़ी संख्या में सीटें जीतती है लेकिन सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत से पीछे रह जाती है तो समाजवादी पार्टी उसके समर्थन देने पर विचार कर सकती है। इसी तरह यदि सपा बड़ी संख्या में पार्टी बनाकर उभरती है और बहुमत के आंकड़े से कुछ सीटों पर कम रह जाती है तो कांग्रेस उसके साथ समर्थन में खड़े हो सकती है। उन्होंने कहा कि दोनों दलों के बीच राजनीतिक और वैचारिक संबंध मजबूत है और ये दोस्ती को आगे भी कायम रख सकती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सपा और कांग्रेस के बीच सहयोग की संभावनाएं हमेशा बनी रहेंगी। उनके इस बयान को उत्तर प्रदेश की आगामी चुनावी रणनीति और विपक्षी एकजुटता के संदर्भ में जो है बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान भविष्य के संभावित गठबंधन संकेत के रूप में देखा जा सकता है। गठबंधन की चर्चाओं के साथ अफजाल अंसारी ने हाल ही के एनकाउंटर मामलों पर भी जो है अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि यदि कोई आरोपी आत्मसमर्पण कर देता है तो उसके बाद उसे मारने का कोई औचक नहीं बनता है।
उन्होंने संविधान और कानून के शासन का हवाला देते हुए कहा है कि किसी भी व्यक्ति को सजा देने का अधिकार केवल न्यायपालिका के पास है। पुलिस और प्रशासन को कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। सांसद ने वाराणसी में मस्जिद से जुड़े विवाद और पाकिस्तान के एक मौलाना के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि भारत के आंतरिक मामलों में बाहरी लोगों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भारत का मुसलमान सुरक्षित है और देश के संविधान और इसी के साथ न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखता है। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर भी सवाल उठा दिए हैं। उनका कहना था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को अपनी रणनीतिक स्थिति और अधिक मजबूत करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बताते हुए बताया कि भारत के दावों को दोहराया है। कुल मिलाकर अफजाल अंसारी का पोस्ट पोल गठबंधन या यूं कहें महागठबंधन वाला बयान उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ देता है। चुनावी समीकरण और विपक्षी रणनीति को लेकर अब आपको बता दें कि इस बयान के दूरगामी राजनीतिक मायने वो निकाले जा रहे हैं। अब आपको बता दें सपा का यह दावा है कि 403 सीटों पे वो लड़ेंगे और कांग्रेस के साथ गठबंधन का फॉर्मूला वो चुनाव के बाद भी सामने निकल कर आ सकता है। ये बात यहाँ पे सपा के सांसद कहते हुए नजर आए हैं। और क्या कुछ कहा आपको भी सुनाते हैं। आप लोग किसके पेट में क्या है यह भी जान सकते हैं। अगर कांग्रेस के कुछ उत्साही नेता 403 सीट पे तैयारी करने की बात कह रहे हैं जैसा आपने बताया, तो इसमें चकित होने की कौन सी बात है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय स्वरूप है उसका। तो अगर उनके उत्साही कार्यकर्ता नेता, उनका संगठन 403 सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रहा, तो हमारे जैसे व्यक्ति को तो बड़ी प्रसन्नता है। अब सवाल आप उल्टा करेंगे कि तो फिर आप लोगों का गठबंधन क्या होगा। तो क्या आपको मालूम नहीं है कि गठबंधन 2 प्रकार का होता है। प्री पोल गठबंधन होता है, पोस्ट पोल गठबंधन होता है। अगर कांग्रेस के लोग 403 सीट पे तैयारी कर लिए तो जाहिर सी बात है वो अपना मुख्यमंत्री का कैंडिडेट भी डिक्लेयर करेंगे। हम भी अपने 403 सीटों पे लड़ेंगे। ऐसी स्थिति में हमारा मुख्यमंत्री का कैंडिडेट ऑलरेडी डिक्लेयर है। चुनाव होगा, चुनाव में अगर उनके लोग बड़ी संख्या में, मान लिए 150 सीट जीत के कांग्रेस पार्टी आ गई, तब भी तो 25-50 कम पड़ा। समाजवादी पार्टी पोस्ट पोल अलायंस के माध्यम से उनको सहयोग दे देगी, उनकी सरकार बना देगी, उनका मुख्यमंत्री बना देगी। आप लोग किस शरण सरस्वती ने अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े कथित खजान विवाद और इसी के साथ गौ संरक्षण के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकारों को घेरते हुए कई महत्वपूर्ण सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल या फिर भावना नहीं, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था, विश्वास और भावनाओं का प्रतीक है। ऐसे में मंदिर की संपत्ति, खजाने या उससे जुड़े किसी भी विवाद की निष्पक्ष, पारदर्शी और भरोसेमंद जांच होना बेहद आवश्यक है। बिजनौर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान शंकराचार्य ने कहा कि यदि राम मंदिर के खजाने या संपत्ति को लेकर किसी प्रकार की शिकायत, संदेह या आरोप सामने आए हैं तो उसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उनका कहना था कि ऐसे मामलों को केवल प्रशासनिक प्रक्रिया तक सीमित नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ये करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए जांच पूरी तरह निष्पक्ष दिखाई देनी चाहिए और होनी भी चाहिए। शंकराचार्य ने जांच प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि जब जांच एजेंसियां सरकार के निर्देशों के तहत काम करती हैं तो आम लोगों के मन में स्वाभाविक रूप से निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा है कि जांच पर किसी भी प्रकार का राजनीतिक या प्रशासनिक प्रभाव नहीं होना चाहिए। उनका मानना है कि केवल स्वतंत्र और पारदर्शी जांच ही सच्चाई को सामने ला सकती है और लोगों के मन में उठ रहे सवाल, संदेह को दूर कर सकती है। राम मंदिर मुद्दे के साथ साथ शंकराचार्य ने गौमाता के सम्मान और संरक्षण का विषय भी प्रमुखता से उठाया है। उन्होंने कहा कि सनातन परंपरा में गाय को विशेष स्थान प्राप्त किया है और उसे माता के स्वरूप के समान वो रखा गया है। ऐसे में जो लोग खुद को हिंदू बताते हैं लेकिन गाय को माता कहने से बचते हैं, उनकी विचारधारा और प्रतिबद्धता पर सवाल उठता स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि आज समाज में ऐसे लोगों की संख्या वो बढ़ती जा रही है जो हिंदुत्व की बात तो करते हैं लेकिन उनकी मूल मान्यताओं और परंपराओं को स्वीकार नहीं करते हैं। उन्होंने कहा है कि वेदों, पुराणों और भारतीय धार्मिक परंपराओं में गौ सेवा को पूर्ण और धर्म का वो कार्य बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति भगवान राम के नाम पर राजनीतिक करता है लेकिन गौ संरक्षण और गौ माता के सम्मान की बात नहीं करता है तो उसकी निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। शंकराचार्य ने कहा है कि राम और गौदान
या दोनों सनातन संस्कृति की पहचान है और इसके संरक्षण को केवल भाषणों तक सीमित नहीं रखना जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि राम मंदिर निर्माण के लिए देश भर के लोगों ने यहाँ भावनात्मक और आर्थिक रूप से योगदान दिया है, इसलिए मंदिर से जुड़े किसी भी विवाद, आरोप या फिर शिकायत की गहन जांच आवश्यक है। साथ ही उन्होंने सरकारों से गौवंश संरक्षण के लिए प्रभावी और ठोस कदम उठाने की मांग भी की है। शंकराचार्य ने अपने संबोधन के अंत में कहा कि सनातन धर्म केवल नारों या फिर राजनीतिक विमर्श से नहीं चलता, इसका मूल्य सिद्धांतों में राम, गौ, गंगा और धर्म की रक्षा शामिल है। इन मूल्यों को व्यवहार में अपनाना ही सच्ची आस्थों का और सच्चे अर्थों में सनातन परंपरा का पालन मानना होगा। उन्होंने कहा कि जो लोग इस मूलभूत सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करते, उन्हें हिंदुत्व की जो प्रतिनिधित्व बनने का या फिर नैतिक अधिकार जो है वो नहीं होता। तो फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। जल्द होंगे हाजिर तमाम खबरों और अपडेट्स के साथ। आप देखते रहें सिर्फ TV7 भारत।